एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा है 30 अप्रैल को आयोजित होनी है। आज के वीडियो में हम उसका 23वां चैप्टर जो आयोग ने अपना सिलेबस जारी किया हुआ है, जो टेंटेटिव सिलेबस जारी किया हुआ है, उसका जो 23वां चैप्टर है जिसका नाम है वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियां, गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, ये आपको इस नीतियों के बारे में, जो सरकार के कानून है और सरकार की नीतियां हैं, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा सिलेबस जो है वन दरोगा परीक्षा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल है। पीडीएफ आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां से ये पीडीएफ ले लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। बिकॉज अब परीक्षा में बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है और थोड़ा थोड़ा करके हम भी कंटेंट जो है आपको रिलीज करते रहेंगे, जहां पे हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको बताने की आवश्यकता है सिलेबस के अलावा भी, तो वो हम चीजें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसके अलावा ये करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आप चैनल पर देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, अगर वहां कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उस स्थिति में आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो इनवाइटेड हैं, अच्छी चीज है। ताकि अगर आप कोई गलती अगर कहीं कुछ हो जाती है वो आप पॉइंट आउट कर देते हैं तो आपको तो उसका बेनिफिट होता ही होता है, हमें सुधार करने का उसको मौका भी मिल जाता है। और प्लस जो बाकी लोग हैं जो समहाउ वो चीजें नहीं बोल पाते हैं, जिनको पता भी होता है, उनको भी बेनिफिट होता है। तो इसलिए आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं वो डे वन से मैं बोल रहा हूँ कि इनवाइटेड हैं। आप किसी भी तरह से हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वैसी स्थिति में आप जरूर कमेंट करके हमें मैसेज करके बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहले तो इसमें हमने इस चैप्टर में ना दो तरह से पार्टीशन किया हुआ है। कुछ नीतियां जो हैं, कुछ एक्ट जो अधिनियम है, कानून है, वो हम आपको बता चुके हैं। जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017। ये तीनों चीजें जो हैं, हम वो जो चैप्टर 8 था हमारा, इसमें अध्याय 8 था, हम ये सारी चीजें उसमें आपसे डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर का नाम था वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो इसमें जो पहले दो हैं, वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम, तो ये पहला और तीसरा ये तो एक ही है। इसी वन अधिनियम का एक संशोधन हुआ 2017 में। ठीक है, जिसमें बांस को क्या बना दिया गया, बांस को घास में शामिल किया गया वृक्ष की वजह से। ये बेसिक संशोधन जो 2017 वाला था ये बांस के लिए ही था। ठीक है, बांस को क्या है, वन वृक्ष से हटाकर घास में इसको कर दिया गया था ऐड। और ये वन संरक्षण अधिनियम। इसके अलावा फिर आपका है वन नीति 1952, वन नीति 1928 और नई राष्ट्रीय वन नीति 2018 का मसौदा। ये वन नीतियां भी हम लोग क्या है, जो हमारा पहला चैप्टर था जिसका नाम था राष्ट्रीय वन नीति, हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इन कानूनों में मुझे 4 चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट लगी, जिनको मैंने लिखा हुआ है इसमें। पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके बाद हम लोग जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं वो, और राष्ट्रीय कृषि आयोग, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ये इसमें हम लोग जो है वो 4 चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर कोई एडिशनल पॉइंट होगा उसको भी हम आगे इसमें डिस्कस कर लेंगे, और अगर कुछ रह गया तो क्वेश्चंस के माध्यम से उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। आप इनके सन जरूर याद रखिएगा, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्या होगा, सन ही पूछा जाएगा। अधिनियम से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह की ये परीक्षा है, ठीक है, ये जिस लेवल की परीक्षा है, ठीक है, और जिस तरह की इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको देख के मुझे लगता है कि इससे स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे, डेट स्ट्रेट फैक्ट्स पे क्वेश्चन आएंगे। बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आएगा। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, ये एक स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, जिसको मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसमें जो कुछ निर्णय लिए गए थे, इन निर्णयों को लागू करने के लिए इसकी अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। ये एक्ट जो लाया गया है वो आर्टिकल 253 के तहत लाया है, और आर्टिकल 253 जो है ये प्रोविजन करता है कि अगर अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है।
ठीक है। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो अनुच्छेद 253 के तहत बनाया गया है और इसमें अंतिम बार संशोधन जो है वो 1991 में हुआ था, जिसको लागू किया गया था 1992 से। ठीक है, तो इसमें अभी एक बार ही संशोधन हुआ है, बाकी अभी इसमें एक कुछ और संशोधन 2022 में मसौदा जारी किया है, उसको हम लोगों ने इसमें डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज अभी उन्होंने क्या है एक्ट का रूप फॉर्म नहीं लिया है। यह क्या था, यह केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो है वो शक्तियां किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार को लगता है कि कोई पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या है किसी क्षेत्र विशेष में, या कोई स्पेसिफिक पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्या है, उनसे निपटने के लिए क्या कर सकती है, प्राधिकरण, जिनको ट्रिब्यूनल बोलते हैं, अथॉरिटीज बोलते हैं, उनकी स्थापना कर सकती है। ये राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को ये इस तरह की शक्ति देता है कि केंद्र सरकार इस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। इसी बात पर इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि इससे क्या है, जो सहकारी संघवाद है उसको क्या होता है, नुकसान पहुंच सकता है, बिकॉज ये सारी की सारी शक्तियां क्या करता है, केंद्र सरकार में कर देता है, केंद्र सरकार को सारी शक्तियां देता है, और राज्य के जो क्षेत्र हैं उसमें ये लोग क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं ऐसी शक्तियों का उपयोग करते वक्त। देखते हैं इसके लक्ष्य या उद्देश्य क्या है। इस कानून के जो उद्देश्य हैं वो क्या है, मौजूदा कानूनों के तहत काम कर रही विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना। अभी ऑलरेडी बहुत सारे कानून थे, ऐसा नहीं था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के पहले कोई कानून नहीं था देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए, थे, बट उसके तहत क्या है, विभिन्न अलग अलग एजेंसियां काम कर रही थी, तो उनमें क्या था, कोऑर्डिनेशन का अभाव होता था। हो सकता है कोई काम 2 या 3 एजेंसियां मिलकर अच्छे से कर सकती हो, बट उस तरह का कोऑर्डिनेशन का कोई प्रोविजन नहीं था। तो इस एक्ट के तहत वो क्या करता है, उन गतिविधियों के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा ये पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमित, ये रेगुलर बेसिस पे क्या करता है, ये एक फुल टाइम इंस्टीट्यूशन है जिसका कार्य ही ये क्या है कि देश में पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए और जो भी उसमें अड़चने आ रही हैं उसके लिए कानून बनाना है। ठीक, इसके अलावा पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों पर दंड और जुर्माना लगाना। ये स्वास्थ्य और सुरक्षा जो है पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस पे खतरा डालने वालों पर दंड या जुर्माना लगाना। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ठीक है, इस मामले में 7 साल तक भी सजा बढ़ाई जा सकती है, मतलब अधिकतम जो सजा है वो 7 साल तक हो सकती है, अधिकतम जुर्माना जो है वो 1 लाख तक का है, और हो सकता है कि सजा और जुर्माना दोनों एक साथ कर दिया जाए। तो ये इसके क्या है, लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, इस तरह की गतिविधियां इसके अंतर्गत है। ठीक है, बाकी इस एक्ट में और भी कुछ है, बट मुझे इस परीक्षा की दृष्टि से इतना ही उपयोगी लगा, तो मैंने इतना ही डिस्कस किया है। अगर एक आध दो फैक्ट रह गए होंगे तो वो जो टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे उसमें मैं आपको वो फैक्ट्स दे दूंगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है वो है जैव विविधता अधिनियम 2002। ये 2002 में आया है, जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट। इसका उद्देश्य क्या है, जैविक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, जैविक संसाधनों का अगर संरक्षण करोगे तो उन जैविक संसाधनों में जो विविधता है उस विविधता का क्या हो जाएगा, अपने आप संरक्षण हो जाएगा। इनके धारणीय उपयोग का प्रबंधन, ये जो जैव विविधता अधिनियम है इनके धारणीय सस्टेनेबल यूज का क्या करता है, ये प्रबंधन करता है, मैनेज करता है कि किसी भी जैव विविधता का इस तरह से उपयोग किया जाए कि ये आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या रहे, अवेलेबल रहे। आपका तो काम हो जाए लेकिन ऐसा ना हो कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो वंचित रह जाएं, तो इनका इस तरह से प्रबंधन करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, स्थानीय समुदायों के साथ उचित व न्याय संगत साझाकरण। ठीक है, ये क्या करता है, इस एक्ट के तहत प्रोविजंस हैं कि क्या करें आप, कि जो स्थानीय समुदाय हैं, जो एक्चुअल में जैव विविधता के बहुत क्लोज हैं, जिनका जैव विविधता के संरक्षण में अभी तक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके साथ क्या किया जाए, उचित और न्याय संगत क्या है, साझाकरण किया जाए। पॉलिसी मेकिंग में उनको क्या किया जाए, उनका पार्टिसिपेशन लिया जाए। उस पॉलिसी को जब इंप्लीमेंट किया जाए तो उनका पार्टिसिपेशन उसमें एंश्योर किया जाए। ठीक, इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए, ये वही धारणीय वाली बात हो गई, धारणीय उपयोग कि इसका संरक्षण इस तरह से किया जाए कि वर्तमान पीढ़ियों के भी काम हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के भी काम ना रुके। ठीक, तो ये इसके उद्देश्य थे। बाकी देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ये क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। इसी अधिनियम के तहत जो है वो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है, उसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है, उस अथॉरिटी
के पास इसने इस तरह की पावर्स दी हैं कि जो निम्न कार्य हैं वो इस अधिकरण की या इस प्राधिकरण की अनुमति के बिना या अनुमोदन के बिना कार्य नहीं किए जा सकते हैं। वो देखते हैं प्रतिबंधित कार्य कौन कौन से हैं। किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में स्थित है अथवा नहीं है, ठीक है, भारत के अंदर भी है चाहे भारत के बाहर है, द्वारा शोध या व्यवसायिक उपयोग हेतु भारत में उत्पादित किसी भी जैव संसाधन की प्राप्ति। अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन है जो क्या कर सकता है, शोध या व्यवसायिक उपयोग के लिए भारत में उत्पादित किसी भी जैव संसाधन को लेना चाहता है तो उसको पहले इस प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर वो अनुमति नहीं मिलेगी तो ये लोग उस पर कोई भी शोध और कोई भी व्यवसायिक उपयोग उसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में पाए जाने वाले या भारत से प्राप्त जैव संसाधन से संबंधित किसी भी प्रकार के शोध परिणामों का स्थानांतरण, इसको जो रिजल्ट्स हैं, जो इसके रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, उनको क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है इसकी परमिशन के बिना। इसके अलावा भारत से प्राप्त जैव संसाधनों पर किए गए शोध पर आधारित किसी भी आविष्कार पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का दावा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उन राइट्स को क्या है नहीं क्लेम कर सकता है, ठीक है, ये भी है, ठीक। तो ये इसके जो है इसकी मुख्य विशेषता है। बाकी इसमें कुछ संरचना भी है इसकी, वो देखते हैं संरचना क्या है। जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित या रेगुलेट करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है, जिसमें त्रिस्तरीय क्या है, 3 स्टेजेस क्या है। एक तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसको एनबीए बोलते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उसके बाद राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, और उसके बाद जैव विविधता प्रबंधन समितियां, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। ये स्थानीय स्तर पर लोकल लेवल पे हैं, ये स्टेट लेवल पे हैं और ये सेंट्रल लेवल पे हैं। तो जो आपको जो आप देखते हैं ना शासन का, उसमें 3 है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। तो इसी तरह से ये भी क्या है, उसी त्रिस्तरीय संकल्पना के आधार पर बना है। ये 3 प्रकार की समितियां हैं। बाकी आप लोग, मैं भी आपको बताऊंगा, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष का नाम देख लीजिएगा, उसकी स्थापना का वर्ष देख लीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश का जैव विविधता बोर्ड है उसके अध्यक्ष और उसकी स्थापना का वर्ष देख लीजिएगा। ये 2 चीजें आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी हम भी इसको आपको आगे किसी वीडियो में ये डिटेल प्रोवाइड करेंगे, फिर भी आप इसको अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा आपके लिए, ठीक। तो ये इसकी संरचना हो गई। इसके अलावा क्या है, ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, जो ये परामर्श से केंद्र सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी, ठीक है। केंद्र सरकार क्या करेगी, परामर्श जो है वो ये प्राधिकरण देगा और कार्य जो करेगी वो क्या करेगी, केंद्र सरकार करेगी। निम्न उपाय करेगी, वो क्या करेगी, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में सूचित करेगी और उनके संग्रहण को प्रतिबंधित या विनियमित करने के साथ ही पुनर्वास को संरक्षित करेगी। केंद्र सरकार क्या करेगी, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके बारे में क्या करेगी, सूचना जारी करेगी और उनके संग्रहण को प्रतिबंधित करेगी या रेगुलेट करेगी और उनके पुनर्वास को क्या करेगी, संरक्षित करेगी, ठीक है। तो सब कुछ करना है, उसको क्या करना है, नोटिफाई करना है ताकि लोगों के बीच में जागरूकता है, प्रतिबंधित करना है जिससे लोग क्या करें, प्रतिबंधित या विनियमित करने से क्या होगा, लोग उसका अनलॉफुल यूज नहीं कर पाएंगे, गैर कानूनी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उनको क्या करना है, उनकी संख्या में वृद्धि करना है, तो उनके पुनर्वास को क्या करना है, संरक्षित करना है। इसके अलावा जैव संसाधनों की विविध श्रेणियों के लिए कोष के रूप में संस्थानों को नामित करेगी, ठीक है। इनके लिए क्या करना है, आपको फंड्स करना है, कोष करना है, उनके लिए संसाधनों को, संस्थान जो इंस्टीट्यूट्स होंगे उनको आपको नॉमिनेट करना है कि फलाना जो इंस्टीट्यूट है वो इस तरह के जैव संसाधनों की रक्षा करेगा या उन पर शोध करेगा, ठीक है। उनके संवर्धन में योगदान के लिए या उनके संवर्धन के लिए क्या करेगा, नीतियां बनाएगा, सुझाव देगा। इसके अलावा अपराधों को संज्ञेय एवं गैर जमानती के रूप में निर्धारित करना, जो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले अपराध हैं उनको क्या बनाया जाए, संज्ञेय बनाया जाए। संज्ञेय वे अपराध होते हैं जिनका न्यायालय क्या है, स्वयं संज्ञान ले लेता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की शिकायत की आवश्यकता नहीं होती है, न्यायालय को पता चलता है और न्यायालय अपने आप ही उस तरह के मुकदमे रजिस्टर करके उनको सुनने लगता है, ठीक है। और गैर जमानती ऐसे जिसमें क्या हो, जमानत ना हो या कुछ एक सर्टेन पीरियड तक क्या हो, आप उसके खिलाफ जमानत नहीं ले सकते हो। इस तरह का इनके अपराधों को, जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध हो, उनको निर्धारित करना, ठीक है। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के आदेश अथवा लाभ के बंटवारे में शिकायत जो है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में
की जा सकती है। इनके आदेश जो होंगे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कोई आदेश जारी करता है, या राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कोई आदेश जारी करता है, या इनके द्वारा किसी प्रकार के लाभ से आपको क्या किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, तो इंडिविजुअल क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में जो है वो अपनी अपील कर सकता है। ठीक, तो ये आपका हो गया जैव विविधता अधिनियम के बारे में। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण जो है अधिकरण है। पर्यावरण से संबंधित लगभग हर एक मुद्दे पर जो है ये चर्चा करता है, उन पर ये सरकार को भी और लोगों को भी क्या करता है, जागरूक कर रहा है। उन पर मतलब फाइन वगैरह लगाकर भी ये पर्यावरण सुरक्षा को, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहा है। तो ये एनजीटी जो है इसकी स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, और इसका जो ये जो बनाया गया राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बोलते हैं, 2010 का ये अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया। इसका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो दिल्ली में है। इस मुख्यालय के अलावा इसके जो है 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल ऑफिस हैं, जिसमें एक भोपाल में, दूसरा पुणे में, तीसरा कोलकाता में और चौथा चेन्नई में है। ठीक है, एनजीटी की जो संरचना है इसमें क्या होगा, कम से कम 10 होंगे और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य होंगे। ठीक है, इन सदस्यों की आयु वगैरह के बारे में देख लेते हैं। इनकी आयु क्या होगी, इनकी जो नियुक्ति होगी वो 3 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तो 3 वर्ष हो जाए या तो 65 वर्ष हो जाए, तब पर ये अपने पद पर रहेंगे। उसके बाद ये अपने पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। और इनकी जो नियुक्ति होगी, जो अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। उसके अलावा न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन होता है, तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा। जो इनके कार्यकाल है वो 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। अभी जो एनजीटी है उसके जो अध्यक्ष हैं वो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनजीटी के संरचना के बारे में। अब देखते हैं एनजीटी की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या इसके अधिकार क्षेत्र हैं। तो इसमें क्या है, सुनवाई, ये किन मुद्दों की सुनवाई कर सकता है, जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। वे मुकदमे या वे वाद या वे शिकायतें जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो, पर्यावरण के बारे में कोई जो है शामिल हो, पर्यावरण किसी तरह से। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित कानूनों या अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। ये पर्यावरणीय मुद्दों पर स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो एक्शन लेने की इसके पास पावर है। ये स्वयं संज्ञान लेकर उसमें क्या है, मुकदमे या वाद चल सकता है। ये एक वैधानिक निकाय है, इसको एक एक्ट के द्वारा क्या किया गया है, लाया गया है, इस वजह से ये एक वैधानिक निकाय है। इसको सांविधिक निकाय भी बोलते हैं, बिकॉज ये विधि द्वारा बनाया है। संवैधानिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये केवल एक वैधानिक निकाय है। ठीक, उसके अलावा एनजीटी के पास जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। इसमें क्या है, विभिन्न वादों के रिलेशन में इसमें अपील भी सुनी जा सकती है। जब आपको याद हो, हम लोग वन बंदोबस्त अधिकारी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें एक प्रोविजन था कि वन बंदोबस्त अधिकारी के निर्णयों के खिलाफ क्या है, एनजीटी में अपील की जा सकती है। ठीक, इसके अलावा ये क्या कर सकता है, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली, जो पर्यावरण से संबंधित संपत्तियां हैं जिनको क्षति पहुंचाई गई है, उनकी बहाली अथवा उनका पुनर्निर्माण क्या है, ये करवा सकता है। ठीक है, ये आदेश दे सकता है कि इनका पुनर्निर्माण करवाया जाए। इस तरह की शक्तियां जो है वो एनजीटी के पास है। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के प्रावधान कर सकता है। अगर कुछ लोग हैं जिनको इन चीजों से क्या हुई है, कोई क्षति हुई है, तो ये ऐसे निर्णय जारी कर सकता है, ऐसे आदेश जारी कर सकता है कि ऐसे लोगों को जिनको क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। ठीक, एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय या अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। इसके जो आदेश हैं उनमें न्यायालय की शक्तियां हैं। ठीक है, कोर्ट जिस तरह के आदेश देता है, अगर कोर्ट आपके आदेश, कोर्ट के अगर आप आदेश की जो क्या है पालन नहीं करते हैं, तो उसमें आपको कोर्ट की अवमानना का उस पर एक मुकदमा चलाया जा सकता है। तो उसी तरह की शक्तियां क्या है, एनजीटी के पास है। अगर एनजीटी के किसी निर्णय को आप नहीं मानते हैं, ठीक है, आदेश को कोई नहीं मानते हैं, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इसके पास वो है, प्रोविजन है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। बाकी एनजीटी क्या है, दंड भी लगा सकता है लोगों पर। ये क्या कर सकता है, अधिकतम 3 वर्षों के लिए कारावास दे सकता है, 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड लगा सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 वर्ष,
अधिकतम 10 करोड़ और कारावास और दंड दोनों, ये दोनों भी दे सकता है एक ही साथ। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर कारावास दे दिया जाए तो फिर इस पर आर्थिक दंड ना लगाया जाए, दोनों तरह की चीजें की जा सकती हैं। ठीक, बाकी ये किस किस तरह के किस किस कानूनों के अंतर्गत मामले की सुनवाई करता है, तो ये निम्न मुद्दे हैं, ये इन पर ये कर सकता है सुनवाई। एक तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण नियम 1980, वन वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये 2 बार लिख गया यहाँ पे। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002, ये इन कानूनों के तहत क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो ये कानून हो गए जिनके तहत ये सुनवाई कर सकता है। और एक लास्ट फैक्ट है, ये क्या कर सकता है, इसके जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनका निपटारा इसको क्या करना होता है, 6 महीने के भीतर हो जाए। इस तरह से कार्य किया जाए कि जो इन मुद्दों पर क्या हो, निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आपका लास्ट आता है राष्ट्रीय कृषि आयोग। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी रिपोर्ट अवेलेबल है, बट ये रिपोर्ट 1976 में आई थी, ये कहीं नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट पे मुझे मिली थी। ये टाइपराइटर से तो एक लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद ये पेपर्स वगैरह भी इसके बहुत पुराने होने की वजह से इसकी रीडिंग थोड़ी सी टफ थी, और रिपोर्ट भी करीब कई सारे पेजेस में, करीब इसमें कुछ नहीं तो आपके 200-250 पेजेस होंगे, और उसको क्या है पढ़ पाना थोड़ा सा टफ हो रहा था पूरी तरह से। ठीक है, बट फिर भी जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य मुझे लगे वो मैंने आपको बताए हैं। इस आयोग का गठन जो है वो 1970 में इसका गठन हुआ था, और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो वर्ष 1976 में आई थी। और इस आयोग का जो कार्य था वो था कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऐसे कैसे कार्य किया जाए कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके अध्यक्ष जो थे जब रिपोर्ट जारी की गई उस टाइम पे NR मृधा थे। ठीक है, और इसी रिपोर्ट में इसी आयोग ने सामाजिक वानिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। ठीक है, इस रिपोर्ट ने भारत के लिए सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, और इसने सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जिसमें एक था शहरी, दूसरा ग्रामीण और तीसरा कृषि। ये 3 क्षेत्रों में इसने या 3 श्रेणियों में इसने सामाजिक वानिकी को वर्गीकृत किया। ठीक है, तो ये डिटेल जो है वो राष्ट्रीय कृषि आयोग के बारे में हो गई, इससे अलावा मुझे और नहीं मिला है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो हम 7 कानूनों की बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें एक जो यहाँ पे आपको बताया ना ये 2 बार लिख गया है, ये वाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2 बार लिख गया है, तो इसकी जगह आप पॉज करके लिख लीजिएगा, उसका नाम है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। मैं कोशिश करता हूं, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस और एक्ट 1991, इसके तहत भी अगर किसी तरह की कोई अनियमितता हुई है, ठीक है, इसके तरह भी अगर कोई अनियमितता हुई है, ये 6वां है। ठीक है, 5 ही हो गए, और ये 6 नंबर का है। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जगह ये है। ठीक है, बाकी जब आपको पीडीएफ में टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करूंगा तो उसमें इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, ये इसको ठीक कर दूंगा, उसके बाद ही आपको पीडीएफ दूंगा। ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991। तो इस तरह ये 7 कानूनों के तहत क्या है, मामले में सुनवाई कर सकता है, ये एनजीटी के पास पावर्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, बाकी आपको कंटेंट कैसा लगा ये आप प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें, और फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स वीडियोस भी आपको यहाँ पर चैनल पे अवेलेबल है। हालांकि अभी पिछले 3-4 दिन से ये सिलेबस को लेकर थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न है हम लोग, वन दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर, तो सारा ध्यान इसी पे है। इस वजह से करंट अफेयर्स की वीडियोस अभी 3-4 दिन से नहीं आ पा रहे हैं। हम आपको एक पिछले 6-7 दिन का जो भी करंट रह गया होगा उसका एक सिंगल वीडियो, थोड़ा सा लेंथी जरूर बनेगा बट वो एक सिंगल वीडियो में सारा कुछ कवर कर देंगे, तो आपका वो वीडियो वाला भी जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसके अलावा आपको हमने 5 चैप्टर तक मतलब 5 जारी कर दिए हैं, वो 25-25 क्वेश्चन वाले, 3 और रह गए हैं। ठीक है, तो वो भी आपको जल्दी ही दे देंगे, और उसके बाद 3 पेपर आपको दे देंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सारा कुछ आपको जो है वो 3 पेपर आपको 25 तारीख तक मैक्सिमम दे दें, ताकि आप 25 तारीख तक उनको सॉल्व कर सको। ठीक है, इसके अलावा 1-2 अगर फैक्ट रह गए होंगे, कुछ लोगों ने कुछ चीजें भी सजेस्ट की हैं कि इन चीजों को अगर एक जगह पे कंपाइल किया जा सके, तो उस तरह की भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर वो कंपाइलेशन हो गया तो वो सारी चीजें आपको एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोग क्विक रिवीजन कर सको। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर से जल्दी मिलते हैं आपसे।
तब तक के लिए धन्यवाद।